बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, अच्छे से पढ़िएगा। जो हमारा पैटर्न है उसको फॉलो करना है। क्या थ्योरी पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोगों को डेली के बेसिस पर जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसके आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। बाकी आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगी। अब सुनो, केमिकल काइनेटिक्स हेडिंग डालिए और लिखिए। डेफिनेशन जो नोट्स में लिखी हुई है आप इसको भी लिख सकते हो, या बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने नोट्स वाली वो लिखिए। केमिकल काइनेटिक्स हेडिंग डालिए और लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction factor affecting rate of reaction, which deals with rate of reaction factor affecting rate of reaction and mechanism of reaction। किन तीन चीजों को डील करना है मेनली। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। मेनली किन चीजों को डील कर रहा है, तीन चीजों को, रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरी चीज क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको याद रखना है जिससे आप किसी को बता सको कि चैप्टर का ओवरव्यू है क्या। आगे बात समझ में। यही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये लिख रहा है, देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट हाउ फास्ट ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। क्या हुआ ये, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ क्या है, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कैटालाइसिस। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वही मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवा दिया, याद रहेगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। कहां पर चलेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में देखो, यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है आप इसको भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, जो मैं आपके नोट्स में लिखवा रहा हूँ आप वो लिखिए एक बार। उसके बाद मैं आपको ये डेफिनेशन समझा दूंगा जो यहाँ पर लिखी हुई है। आप हेडिंग डालिए रेट ऑफ रिएक्शन और लिखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लिखिए जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंजेस, टाइम टेकन इन चेंज। सुनो, यहां पर प्लस और माइनस का साइन भी लगा देना है, मैं आपको अभी बताऊंगा ये क्यों लगाया है आगे। एक बार तो ये जो मैंने आपको लिखा है इसको समझना, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाली डेफिनेशन बताऊंगा। मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, प्लस माइनस की बात अभी से बाद में करेंगे, आप इसको लिख लीजिए बस, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंजेस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज। भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो यही इसकी डेफिनेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। ये आपकी फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन होगी जो कि आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेगी। अब हम आते हैं बुक वाली डेफिनेशन जो आपके नोट्स में लिखी हुई है। ये क्या बोल रही है आपको, देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, हमने मान ली बात, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, बात समझ में आ गई। ये अपॉन में है ना, टाइम टेकन इन चेंज, ये सेम बात है। ऑफ डिफरेंट केमिकल, कौन कौन सी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दो ही तो केमिकल स्पीसीज होती है मेनली। वही मैंने आपको लिखवा दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। आगे बात समझ में, चलो आगे। टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट स्पीसीज। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, अरे हुआ ना क्लियर, चलो इतना क्लियर। हम इसके फॉर्मूले पर भी आएंगे, आगे चल के आएंगे, आपको मैं सारी चीजें सिखाऊंगा। रेट इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन सेकंड इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। यही मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा टाइम के साथ। अभी थोड़ा सी शांति बढ़ती है आप लोग। अब लोग हमने आगे, अब मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। एक मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, और मैं आपको एक चीज, रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। आप लोगों ने मुझे उम्मीद है इतना लिख लिया होगा। अब सुनो मेरी बात को, मैं आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अभी पढ़ाऊंगा उससे पहले, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। वो क्या बताना है बच्चों, देखो, हमें भी पढ़ रहे रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। दो ग्राफ बना रहा हूं मैं,
अच्छे से देखना इस ग्राफ को। ये आपका किसके रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के। ये रिएक्ट आर मैंने इस यहाँ पे लिखा, इसका मतलब रिएक्टेंट है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टी, इसका मतलब ये टाइम है। अब देखो मैंने जो ग्राफ बनाया, मैंने ग्राफ बनाया ये वाला, ठीक। ये आपका है यहाँ पर C1, ये यहाँ पर C2, ये आपका यहाँ पर क्या है T1, ये यहाँ पर आपका क्या है T2। देखो इस साइड की आपकी कंसंट्रेशन है, ये क्या आपकी कंसंट्रेशन है, ये आपका क्या है टाइम है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गया ना इतना समझ में? अब मैं आपको एक ग्राफ और बता रहा हूँ। देखो दोनों चीज़ों में डिफरेंस आप लोग देखना क्या बनता है। ये रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में, अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में। बच्चों देखो ये टाइम, ये प्रोडक्ट, ओबियसली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी इस साइड पर। ये क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी ना। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में। मैं आपको दोनों का अंतर अभी समझा दूंगा, आप इसको थोड़ा सा बस एक बार देख लीजिए। और जो प्लस माइनस का साइन वाली चीज़ थी ना, वो भी आपको मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा अभी बिल्कुल शांति से। आप थोड़ा सा बस वेट कीजिए। C1 C2 T1 T2 बन गया आप लोगों का ग्राफ। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, हो गया। अब देखो ये किसके रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। यहाँ से आपके दो फॉर्मूले बनेंगे और यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव का खेल क्या है। आप एक चीज़ बताओ, हमेशा किसी भी केमिकल के रिएक्शन के स्टार्ट में किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी स्टार्टिंग में। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता रहेगा, टाइम बीतता रहेगा, तो क्या हुआ, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट क्या हुआ, बढ़ता जाएगा। रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। आफ्टर ए टाइम इंटरवल, और टाइम के साथ साथ आपका रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट आपका बढ़ता है। तो ये रीजन आपका नेगेटिव पॉजिटिव का। अब इससे मैं रिलेट करूंगा, ध्यान से सुनना। पहला फॉर्मूला आपका इस केस में देखिए, पहले केस में आपका क्या है, C1 ग्रेटर देन C2 पहले केस में, अरे है ना बच्चों। दूसरे केस में देखिए आपका C2 ग्रेटर देन C1, ऐसा है या नहीं है? पहले केस में आपका C1 ग्रेटर देन C2 है और दूसरे केस में आपका C2 ग्रेटर देन C1 है। अब फॉर्मूला लगाइए इस वाले में, आपका जो मेन फॉर्मूला यहां से बनता है, आपका पहला फॉर्मूला क्या बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या बनता है, देखिए अब जा माइनस तो आएगा, क्यों मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि टाइम के साथ जो आपका रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। टाइम के साथ आपका रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट आपका क्या होता है, टाइम के साथ इंक्रीज है। तो देखिए आप यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, सिंपल सी बात है ना भाई। आ गया। दूसरे केस में भी आपका सेम चीज रहेगी, लेकिन उस टाइम आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनता है ना, ये बनता है आपका C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन यहाँ पर पता क्या है, एक सबसे बड़ी बात, इस वाले केस में माइनस का साइन आपका आगे आ रहा है। और वो माइनस का साइन क्यों आ रहा है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में है भाई। आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, C2 क्या आपका फाइनल, C1 आपका इनिशियल। तो जब आप आधा को माइनस करेंगे तो आपका नेगेटिव में ही आएगी ना कंसंट्रेशन। तो चीज जो आ रही है यहाँ पर ऊपर नोट्स में लिखी हुई है, वो चीज को ध्यान से देना। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो अभी एक बार। टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होगा, रिएक्टेंट स्टार्टिंग में क्या था, ज्यादा था। टाइम के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो जब फॉर्मूला हमारा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन का फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना भाई। तो फाइनल कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की क्या है, कम है। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की क्या ज्यादा। जब आप कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो वैल्यू किस में आ गई, नेगेटिव में। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, माइनस साइन इस वजह से लगाया था। अब दूसरी चीज सेम प्रोडक्ट के केस में आप लोग क्या होंगे, करेंगे C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 ही। लेकिन आपका यहाँ पे जो आएगा रेस्पेक्ट में, ये तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में था आपका, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आपका सीधा आ जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। भाई ऑलरेडी आपका C2 ज्यादा, आप ग्राफ में देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो देख लीजिए। प्रोडक्ट वाले केस में आपका C2 ज्यादा है तो आपकी वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन रिएक्टेंट वाले केस में आपका C2 कम है तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। दोनों चीजें रिलेट हो चुकी। नेगेटिव पॉजिटिव का केस क्या है, किस रीजन से, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अरे इतना समझ में आ गया ना, आए ना। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, ये देख लेते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। चलो ग्राफ बता दिया, अब ये जो नोट्स में लिखा हुआ है, एक चीज यहाँ पर नोट्स में लिखी हुई है आपके, देखो
रेट इज ऑलवेज डिफाइंड इन सच ए मैनर सो दैट इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। आपका रेट हमेशा उस वे में डिफाइन करना है कि जिससे क्या है कि हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी लगे, है ना। रेट इज ऑलवेज डिफाइंड इन सच ए मैनर सो दैट इट ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? यही रीजन था ना माइनस लगाने का, C2 माइनस C1 रिएक्टेंट वाले केस में इस वजह से लगा कि घट रहा है, वो शो कर रहा है, लेकिन इसको पॉजिटिव में आ जाएगा ना आपका रेट ऑफ रिएक्शन। भाई जब C2 माइनस C1 है तो वैल्यू किस में आएगी आपकी, माइनस में आएगी, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में, तो पॉजिटिव, क्योंकि हमें पॉजिटिव में ही लाना ना, रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव में ही लाएंगे। हो गया इतना? चलो नीचे चलते हैं। आप कैसे, आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको अभी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट बताऊंगा, उससे पहले आप ये चीज़ लिखना सीखिए। ये लिखिए जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। क्या लिखना है दोस्त? देखो, आप एक रिएक्शन लिखिए A प्लस बी, ठीक, C प्लस डी। अब आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि आपको मैं नीचे रिलेट कर दूंगा अगले वाले कॉन्सेप्ट में। आपको क्या करना है, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कर लोगे इतना तो, इक्वल टू, अरे इतना तो कर ही लोगे, इसमें क्या बड़ी बात आ गई भाई, नहीं आई ना कोई बड़ी बात, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इतना कर लेंगे ना, इसमें भी कोई डाउट नहीं रहा ना तुम्हारा, इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इस कंप्लीट रिएक्शन को जो मैंने अब लिखवाई। अब आपको इसको लिखने कॉन्सेप्चुअली भी सारी चीजें समझेंगे और उनको याद रखने के लिए तरीका भी। देखो, जो आपका रिएक्टेंट है इस साइड, किस साइड, जो मैंने बताया कहां पर है, ये रहा, देखो चमका गया, ये रहा, A प्लस बी, ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, ये आपका क्या प्रोडक्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बता चुका कि रिएक्टेंट होता है नेगेटिव होता है, क्यों होता है, टाइम के साथ आपका घट रहा है, रिएक्टेंट आपका टाइम के साथ घटता है, इस वजह से वो नेगेटिव वैल्यू हो गया, प्रोडक्ट आपके टाइम के साथ बढ़ा है, इस वजह से वो पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो आप उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में घुमाएंगे, रिलेट करेंगे और क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाली स्पीसीज में माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, ठीक, और बी भी आपका क्या रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, और प्रोडक्ट वाली पॉजिटिव। भाई प्रोडक्ट वाली स्पीसीज पॉजिटिव में लानी है और रिएक्टेंट वाली स्पीसीज नेगेटिव में, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा सारों को इक्वल रख के। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब हम चलते हैं ऊपर। वो क्या था, हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। हम क्या पढ़ेंगे अब, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब सुनो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से, मेरा करने का तरीका है लिखने का। मैं इंस्टेंटेनियस को किससे शो करूंगा, डी एक्स अपॉन डी टी से। ये मेरा तरीका है, आप मेरे तरीके से याद रख लेना, बात को समझना। मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को शो करो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से, इंस्टेंटेनियस को मैं शो करो डी एक्स अपॉन डी टी से। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है तो रेट ऑफ रिएक्शन का ही टाइप ना, लेकिन किस टाइम इंटरवल, इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। भाई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, वो आपका क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा है ये भी क्या, एक रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये क्या होगा, एक इंस्टेंट टाइम पर। इंस्टेंट का मतलब बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बेस पर होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट हम कब निकालते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मतलब एक वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के बेस पर हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। एवरेज में हम पर्टिकुलरली टाइम इंटरवल का एक गैप ले रहे थे, वहां पर क्या था, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल था, मतलब वहां पर एक गैप था। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटली, इंस्टेंट बोलते हैं ना जिसको कह देते हैं एकदम इंस्टेंटली कर दिया, ऐसा कुछ हो गया भाई, इंस्टेंटली हुआ है, हमें पता नहीं था। आगे बात समझ में। अब लिखने का तरीका वही, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मैंने आपको बता दिया, डी एक्स अपॉन डी टी बता दिया, ये हो गया। अब एक अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने की आपको जो जरूरत है, ये रहा कि जो आपका ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। आपके एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में आपकी क्या रिलेशनशिप होती है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या पता, आपका जैसे कि डेल्टा एक्स है, आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये आपका क्या है, एवरेज रेट है।
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अभी मैंने क्या लिया था, एवरेज लिया था, और मैं इसका इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी क्या आपका इंस्टेंटेनियस रेट है। भाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मैंने अभी क्या लिया था, एवरेज रेट लिया था ना, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है। अगर मैं इसकी टाइम की लिमिट कितना कर दूं, लिमिट टेंड्स टू 0 कर दूं, अरे समझ में आ रही क्या बात, देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनो, क्या दोनों में डिफरेंस क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या था। भाई एवरेज में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ वो मतलब पर्टिकुलर टाइम गैप था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आपका एक पर्टिकुलर टाइम गैप था, जबकि इंस्टेंटेनियस में आपके एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चीजें थी। अगर मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का टाइम लिमिट जो थी, लिमिट क्या लगा दी मैंने टाइम में, टेंस टू 0 कर दिया। टेंस टू 0 का मतलब 0 नहीं करा, ध्यान से सुनना, टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, लिमिट टी टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है कि 0 की तरफ जा रहा है लेकिन कंप्लीटली 0 नहीं हुआ। अगर मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जो टाइम इंटरवल आपका गैप था उसको मैंने टेंस टू 0 कर दिया, बहुत कम कर दिया, वेरी शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर दिया, तो क्या वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। रिलेशन आ गया ना इक्वल टू में, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का रिलेशन यहाँ से आपका आ जाता है, अगर आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो टाइम लिमिट है टेंस टू 0 कर दिया जाए। अरे बात समझ में आई क्या, आ गई ना भाई, काफी है ना इतना, चलो चलिए इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, बाकी हम ये जो रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन मैं आपको ये अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, है ना। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा दूंगा, ये आप चलो देख लो इसको भी एक चीज़ अगर देखना चाहो तो। जैसे आपकी एक रिएक्शन होगी N2 + 3H2 2NH3, मैं आपको वैसे ही अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैन तरीके से, लेकिन आप इसको लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 क्या लिखेंगे आप, ऑलरेडी मैंने आपको बताया जो रिएक्टेंट की चीज़ें है उसको आप क्या करेंगे माइनस में, प्रोडक्ट की चीज़ों को आप प्लस में, रिएक्टेंट की चीज़ें किस में नेगेटिव में, और इसकी चीज़ें प्रोडक्ट की जो चीज़ है वो प्लस में। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे आपकी पूरी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना था ना मैं कंप्लीट, वो कैसे लिखा जाएगा, -dN2/dt इक्वल टू -1/3 है ना, dH2/dt। आप सारी चीज़ लिख लोगे, सारा खेल है बस इसका 1/3 1/2 वगैरह का क्या है। तो अब आपको करना क्या है, जो भी किसी के सामने, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसके सामने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी लग रहा है, भाई चाहे वो आपका रिएक्टेंट हो चाहे आपका प्रोडक्ट हो, जिसके सामने अपोन में ले जाना है 1 के, किसके अपोन में 1 में, तो देखिए 3H2 था ना, वो मैंने 3H2 को क्या करा, 3 को किसके अपोन में ले गया, 1 के अपोन में ले गया। वो 2NH3 था ना आपका, तो मैं आपके 2 को किस में ले गया, 1 के अपोन में ले गया। तो आपका ये कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, जो कि 100% ऑथेंटिक है। इसी वजह से यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है नोट में आपका, रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज्ड इन द रिएक्शन व्हाइल रेट ऑफ एनी स्पीसीज विल बी फिक्स्ड वैल्यू अंडर गिवन कंडीशन। ठीक है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।